questions on simple harmonic motion. So a few selected questions. तो पहला क्वेश्चन बेटे, फर्स्ट क्वेश्चन, a particle executes SHM of amplitude 4 centimeter and time period equal to 4 seconds. What is the time taken by it to move from positive extreme position to half the amplitude, ठीक है बेटे। तो हमने देखो पार्टिकल एग्जीक्यूट कर रहा है एसएचएम और उसका एम्पलीट्यूड कितना है 4 सेंटीमीटर और जो टाइम है वो 4 सेकेंड्स है। व्हाट इज द टाइम टेकन बाय इट टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन टू हाफ द एम्पलीट्यूड, यानी कि हम पता करना चाहते हैं बेटे x इक्वल टू ए, ये होगी क्या एक्सट्रीम पोजीशन, पॉजिटिव एक्सट्रीम पोजीशन, और वो कहां पहुंच जाए टू हाफ द एम्पलीट्यूड यानी कि a/2 तक, यानी कि a से a/2 तक का टाइम पता करना चाहते हैं। देखो बेटा x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a/2 तक के टाइम के लिए जो टाइम लगा वो कितना है t/12। अगर टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल T है तो t/12 टाइम लगा, कहां से 0 से लेके a/2 तक। अच्छा 0 से लेके, अगर 0 कौन सी पोजीशन है, मीन पोजीशन से यदि a तक जा रहे हैं तो टाइम कितना लग रहा है बेटे t/4। तो इसका मतलब है अगर आप a/2 से a आ रहे हैं, a/2 to a, then the time taken will be t/4 minus t/12 that is equal to t/6। अब आपको टाइम पीरियड दे रखा है बेटे उसने कितना 4 सेकेंड्स, तो इसका मतलब है अब उसको t/6 टाइम लगा, यानी कि उसको टाइम लगा 4/6 that is equal to 2/3 seconds। तो उसको 2/3 seconds लग गए। सो आंसर इज 2/3 seconds। नेक्स्ट बेटे प्रॉब्लम नंबर 2। प्रॉब्लम नंबर 2, फॉर एन ऑब्जेक्ट in SHM with a frequency of 3 hertz, and an amplitude of 10 centimeter. What are the magnitudes of A part, the maximum displacement, B part, the maximum velocity, and C part, the maximum acceleration, D part, where is the object, when each of these conditions occurs.
देखिए बेटा, फॉर एन ऑब्जेक्ट इन SHM with a frequency of 3 Hz and an amplitude of 10 centimeter, what are the magnitudes of maximum displacement, the maximum velocity, the maximum acceleration, where is the object when each of these conditions occurs? So बेटा maximum displacement मतलब एम्पलीट्यूड, तो एम्पलीट्यूड कितना है बेटे 10/100, ए पार्ट का आंसर कर रहा हूँ, 10/100 मीटर, यानी कि 1/10 ऑफ ए मीटर। ये क्या हो गया, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हो गया बेटे, ठीक है। अच्छा दूसरा, फ्रीक्वेंसी आपको दे रखी है इस केस में 3 हर्ट्ज के बराबर, ठीक है बेटे। सो एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा निकल जाएगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी 2 पाई इंटू एफ, सो दैट विल बी इक्वल टू 6 पाई, ठीक है बेटे, ओमेगा 6 पाई आ गया, 6 पाई रेडियन पर सेकेंड। अब सेकेंड पार्ट में आपसे पूछा गया है व्हाट इज द मैक्सिमम वेलोसिटी, मैक्सिमम वेलोसिटी v इज इक्वल टू, देखो बेटे जो वेलोसिटी होती है किसी भी इंस्टेंट पे दैट इज ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब मैक्सिमम वेलोसिटी कब होगी मीन पोजीशन पे, जब y क्या होगा 0। सो बेटे एट मीन पोजीशन y 0, सो मैक्सिमम वेलोसिटी मैक्सिमम इज ओमेगा इंटू ए, सो ओमेगा इंटू ए कितना हो जाएगा बेटे, देखो ओमेगा है 6 पाई इंटू एम्पलीट्यूड कितना है 1/10, so these many meter per second is the maximum velocity। C part है बेटे the maximum acceleration, acceleration जो होती है that is माइनस ओमेगा स्क्वायर वाई, तो acceleration maximum कब होती है एक्सट्रीम पोजीशन पे, जब y किसके बराबर हो a के बराबर, तो acceleration is equal to ओमेगा स्क्वायर into amplitude, so that will be equal to how much, that will be equal to ओमेगा स्क्वायर into amplitude, तो ओमेगा स्क्वायर कितना हो गया बेटे 6 पाई का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना है 1/10, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटे, ये हो गया कितना। अब देखो पाई स्क्वायर को हम लोग 10 ले सकते हैं, तो 36 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगी मैक्सिमम एक्सेलेरेशन। आपको बता दिया कि कहाँ कहाँ ये ऑब्जेक्ट्स प्लेस्ड हैं, वो मैंने क्वेश्चन के बीच में बता दिया। सबसे पहली सिचुएशन में दी ऑब्जेक्ट इज एट द एक्सट्रीम पोजीशन, सेकंड सिचुएशन में दी ऑब्जेक्ट इज एट द मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होती है, और थर्ड सिचुएशन में दी ऑब्जेक्ट इज अगेन एट द एक्सट्रीम पोजीशन। ये आंसर हो गया डी पार्ट का बेटे, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपका डिस्कस कर दिया। नेक्स्ट बेटे थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। A particle is executing SHM with amplitude A, and has a maximum velocity v naught. At what displacement will its velocity be v naught by 2? B part, what is its velocity at displacement a by 2। अब देखेंगे बेटा इसको, देखो क्या है, a particle is executing SHM with amplitude a and has a maximum velocity v naught. At what displacement will its velocity be v naught by 2? What is its velocity at displacement a by 2? What is the, दो पार्ट्स हैं। तो देखो बेटा मैक्सिमम वेलोसिटी कितनी है v naught, तो v naught आपको पता है किसके बराबर है ओमेगा इंटू ए के बराबर। मैक्सिमम वेलोसिटी होती है ओमेगा टाइम्स ए,
तो आप देखिए बेटा ओमेगा कितना हो गया वी नॉट बाई ए, ओमेगा कितना हो गया बेटा वी नॉट बाई ए, सो ओमेगा इज वी नॉट बाई ए। नाउ देखो अब हमने पता करना है किस डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी क्या हो जाती है वी नॉट बाई 2 हो जाती है। अब ए पार्ट को सॉल्व करने के लिए देखो हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो देखो बेटे अब v नॉट बाई 2 तो होगी वेलोसिटी, ओमेगा आपने v नॉट बाई ए लिखा है इंटू स्क्वायर रूट ऑफ बेटे ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब देखो बेटे ये हो जाएगा a बाई 2 इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहां से आप बोथ साइड स्क्वेयरिंग कर दो बेटे, ए स्क्वायर बाई 4 इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ वाई स्क्वायर कितना हो गया बेटे ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाय 4 दैट इज 3 ए स्क्वायर बाय 4, यानी कि y इज इक्वल टू रूट 3 ए बाई 2। यानी इस डिस्प्लेसमेंट पर वेलोसिटी विल बी कितनी बेटे v नॉट बाई 2, मैक्सिमम वेलोसिटी की हाफ होगी। अच्छा अब दूसरी सिचुएशन आपने क्या करना है, दूसरी सिचुएशन में आपने वेलोसिटी निकालनी है एट डिस्प्लेसमेंट a बाई 2। आप डिस्प्लेसमेंट a बाई 2 पर वेलोसिटी निकालना चाहते हैं दूसरी सिचुएशन में, तो आपको पता है इसी फॉर्मूले में बी पार्ट में हम लोग इसी फॉर्मूले में सब्सटीट्यूशन कर देंगे। तो v इज इक्वल टू बेटे देखो v नॉट बाई a, ओमेगा की वैल्यू डाल दी, इंटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 4। तो ये हो जाएगा बेटे v नॉट बाई ए इंटू ये कितना हो जाएगा रूट 3 a बाई 2। ये कितना हो जाएगा बेटे दिस विल बी a गेट्स कैंसल्ड, सो रूट 3 बाई 2 इंटू क्या चीज बेटे इंटू वी नॉट, रूट 3 बाई 2 इंटू वी नॉट। ये क्या हो गई दिस इज द वेलोसिटी व्हेन द डिस्प्लेसमेंट इज a बाई 2। काफी अच्छा क्वेश्चन बेटे। नाउ नेक्स्ट प्रॉब्लम, problem number 4। If one vibration has 10 times the energy of a second vibration but their frequencies and masses are the same, how do their amplitudes compare? एक वाइब्रेशन हैज 10 टाइम्स द एनर्जी ऑफ द सेकंड वाइब्रेशन, एक वाइब्रेशन जो है पहली वाली उसकी एनर्जी 10 गुना है दूसरी वाइब्रेशन के, बट देयर फ्रीक्वेंसीज और मासेस आर सेम, उनके फ्रीक्वेंसीज और मासेस कैसे हैं सेम, तो हमने कंपेयर करना है उनके एम्पलीट्यूड्स को। आपको पता है बेटे टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, टोटल एनर्जी ऑफ एनी वाइब्रेशन इज हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। एसएचएम में जो टोटल एनर्जी है दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू ए स्क्वायर। अब दो वाइब्रेशंस हैं उनके मासेस और फ्रीक्वेंसी कैसे हैं सेम है बेटे, फ्रीक्वेंसीज एंड मासेस आर सेम, सो m ओमेगा स्क्वायर इनटू a1 स्क्वायर, इसकी एनर्जी 10 टाइम्स है दूसरी वाइब्रेशन के, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इनटू a2 स्क्वायर। ठीक है बेटे, तो इसका मतलब क्या हुआ a1 स्क्वायर इज इक्वल टू 10 टाइम्स a2 स्क्वायर, सो a1 इज इक्वल टू रूट 10 टाइम्स a2, सो a1 इज इक्वल टू रूट 10 टाइम्स a2। सो देखो बेटा
आपके पास क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ फर्स्ट वाइब्रेशन, जो पहली वाइब्रेशन है उसकी उसका एम्पलीट्यूड रूट 10 टाइम्स है दूसरे वाइब्रेशन के एम्पलीट्यूड के। ठीक है बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 5। A particle executes SHM of period 8 seconds, of period 8 seconds. After what time of its passing through the mean position, the energy will be half kinetic and half पोटेंशियल एनर्जी। देखो बेटे, एक पार्टिकल है और वो एसएचएम एग्जीक्यूट कर रहा है और उसका टाइम पीरियड जो है दैट इज 8 सेकेंड्स, और हमसे क्या पूछ रहा है, आफ्टर व्हाट टाइम ऑफ इट्स पासिंग थ्रू द मीन पोजीशन द एनर्जी विल बी हाफ काइनेटिक एंड हाफ पोटेंशियल। सो देखो बेटा, ऐसा है जो इसकी टोटल एनर्जी है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, यानी कि पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी किस टाइम के बाद इक्वल हो जाएंगी, when will the potential energy and kinetic energy will be same। मैंने आपको बताया था बेटे, पहले पोटेंशियल एनर्जी हो जाती है T/8 पे सेम, फिर 3T/8, फिर 5T/8। इस तरह से इन पर्टिकुलर पोजीशंस पर जो पोटेंशियल एनर्जी है और जो काइनेटिक एनर्जी है वो इक्वल होती हैं। तो अब आप देखिए बेटा, पहले पूछा है ना आपसे फर्स्ट टाइम आफ्टर द ऑसिलेशंस हैव स्टार्टेड, आफ्टर द ऑसिलेशन हैज स्टार्टेड, तो इसका मतलब क्या हुआ, टाइम पीरियड तो आपको 8 सेकंड्स दे रखा है, इसका मतलब है आफ्टर ए टाइम ऑफ T/8 सेकंड्स दी एनर्जी विल बी हाफ पोटेंशियल एंड हाफ काइनेटिक। तो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 8/8 दैट इज 1 सेकंड्स। तो इसका मतलब है 1 सेकंड बाद जितनी पोटेंशियल एनर्जी है इस सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के पास उतनी ही क्या होगा बेटा, उतनी ही काइनेटिक एनर्जी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे, 6th क्वेश्चन। Question number 6. A mass on the end of a spring oscillates in SHM with an amplitude of 15 centimeter on a horizontal frictionless surface, the maximum force of the spring on the mass is 12 Newton and the period of motion
is 0.5 seconds. A part, what is the mass? B part देखेंगे बेटे, what is the mass? A part, what is the mass? What is, and B part is what is the spring constant? What is the spring constant? So ये दो चीजें हमने निकालनी है कि मास कितना है और व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, ये हमने देखना है. देखो बेटा, एक मास है और it is placed on the end of the spring and it oscillates SHM with an amplitude. Amplitude कितना है बेटे? Amplitude is equal to 15/100 मीटर. इतना मीटर एम्पलीट्यूड है. The maximum force on the spring, तो maximum force कितनी है बेटे? That is 12 न्यूटन्स. ठीक है बेटे. And the period of motion, तो time period of motion कितना है? 0.5 seconds. So बेटे ओमेगा कितना हो जाएगा? 2 पाई बाई टी, तो 2 पाई बाई 0.5. ठीक है बेटे, ये कितना हो गया? 4 पाई के बराबर हो गया, 4 पाई रेडियन पर सेकेंड. सो दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. आपने क्या क्या निकालना है बेटे? आपको टाइम पीरियड दे रखा था, मैक्सिमम फोर्स दे रखी है, एम्पलीट्यूड दे रखा है, मास निकालना है और स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है. वी वांट टू फाइंड आउट मास एंड वी वांट टू फाइंड आउट द स्प्रिंग कांस्टेंट. तो देखो बेटे, एक बात आपको पता है, F इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए. देखिए ऐसा है, मैक्सिमम फोर्स जो होती है दैट इज इक्वल टू मास इंटू मैक्सिमम एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी होती है बेटे? ओमेगा स्क्वायर इंटू ए के बराबर. ठीक है बेटे, तो m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए. तो आप देखिए यहाँ पे f आपको दे रखा है 12 इज इक्वल टू मास आपको पता करना है बेटे. ओमेगा स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4 पाई का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड कितना हो गया बेटे? 15/100. तो यहां से क्या करो? मास कैलकुलेट कर लो. मास कितना आ जाएगा बेटे? यहां से सॉल्व करोगे तो यू विल गेट द मास एज 0.5 kg. ठीक है बेटे, ये मास आ गया. अच्छा, बी पार्ट, जो दूसरा पार्ट है हमारे क्वेश्चन का, उसमें क्या करना है? आपने स्प्रिंग कांस्टेंट निकालना है. तो बेटे स्प्रिंग कांस्टेंट के लिए देखो, एफ मैक्सिमम फोर्स इज इक्वल टू के टाइम्स द एम्पलीट्यूड, यानी एम ओमेगा स्क्वायर इज के ओनली. सो इसका मतलब के क्या हो गया बेटे? मैक्सिमम फोर्स अपॉन एम्पलीट्यूड. मैक्सिमम फोर्स कितनी है बेटे? मैक्सिमम फोर्स है 12 अपॉन 15 इंटू 100. दिस मैनी न्यूटन पर मीटर. तो ये कितना हो जाएगा बेटे? 54.8. सो 0.8 दैट मीन्स 80 न्यूटन पर मीटर. सो आंसर इज 80 न्यूटन पर मीटर. सो आंसर क्या हुआ बेटे? 80 न्यूटन पर मीटर. प्रॉब्लम नंबर 7. अगला प्रॉब्लम देखेंगे बेटा. ए स्प्रिंग having a force constant 250 Newton per meter is loaded with a mass of 10 kg. Find the period of vibration. B part देखिए बेटा, if the mass is displaced by 30 centimeter and then released find the velocity with which
it passes through the equilibrium position Third part, what is the total energy of the vibrating mass? Fourth part, how much time is required for the mass to move the 30 centimeter distance from the end point of the motion to the equilibrium position, Now spring having force constant, spring का force constant कितना है बेटे 250 न्यूटन पर मीटर, और मास कितना है बेटे स्प्रिंग, मास जो उसके साथ हमने अटैच कर रखा है, ठीक है, वो है 10 kg का बेटे। तो हमने क्या निकालना है, टाइम पीरियड ऑफ वाइब्रेशन निकालना है पहले। सो टी इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई के, ठीक है बेटे। मास भी आपके पास है तो यहाँ से टाइम पीरियड निकल जाएगा, 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m इज 10 बाई 250, यानी कि 2 पाई बाय 5 ये आ जाता है बेटे 2 पाई बाय 5 इज 1 पॉइंट, ये आ गया टाइम पीरियड। अच्छा दूसरे पार्ट में वो क्या कह रहा है बेटे, इफ द मास इज डिस्प्लेस्ड बाय 30 सेंटीमीटर एंड देन रिलीज्ड, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट पासेस थ्रू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। सो बेटा इसका मतलब हुआ एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है कितना 30 बाई 100 मीटर, ये एम्पलीट्यूड दे रखा है। तो अब ये जब किससे पास करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन से पास करेगा, तो उस समय जो वेलोसिटी होगी दैट विल बी इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। ओमेगा कितना हो जाता है बेटे 2 पाई बाई टी, टी हमने निकाला 1.256 इंटू एम्पलीट्यूड कितना पुट कर देंगे बेटे 30 बाई 100, ये आपके पास आ जाएगा 1.5 मीटर पर सेकेंड, 1.5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बेटे। तीसरा पार्ट है टोटल एनर्जी। तो देखो आपको टोटल एनर्जी का पता है बेटे, मैं टोटल एनर्जी यहां पे निकालूंगा। देखो बेटे थर्ड पार्ट में आपने टोटल एनर्जी निकालनी है। सो टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। अब आपके पास मास दे रखा है 10, ओमेगा आपने निकाल लिया था बेटे, ओमेगा 2 पाई बाई 1.256 का स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड का स्क्वायर। एम्पलीट्यूड कितना है बेटे, दी एम्पलीट्यूड इज 30 बाई 100, तो 30 बाई 100 का स्क्वायर। तो ये जो टोटल एनर्जी आएगी दिस विल बी हाउ मच 11.25 जूल्स, 11.25 जूल्स। अच्छा बेटे लास्ट पार्ट क्या कह रहा है, लास्ट पार्ट सेज हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर द मास टू मूव द 30 सेंटीमीटर डिस्टेंस फ्रॉम द एंड पॉइंट टू द इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी कि इक्विलिब्रियम पोजीशन है x इक्वल टू 0 और उससे कितना दूरी जाना है अपने a तक, यानी एम्पलीट्यूड तक। तो आपको पता है x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a जाना है आपने। इसके लिए जो टाइम लगता है दैट इज 1/4 द टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन, तो 1 टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, तो t इज इक्वल टू t बाय 4। तो अब देखिए टाइम पीरियड आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं बेटा 1.256 बाय 4, ये कितना आ जाएगा, दिस विल बी 0.314 सेकेंड्स। ये टाइम लगेगा उसको कहां से, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन तक जाने के लिए। तो ये बेटे 4 पार्ट्स थे इस प्रॉब्लम के, ये मैंने आपको
स्प्रिंग मास सिस्टम था बेटे, हमने डिस्कस किया। प्रॉब्लम नंबर 8 देखेंगे बेटे। ए सिंपल पेंडुलम has a frequency of 0.4 hertz, what is the period on the moon, if the gravitational field strength there is 1/6 of that on the Earth's surface, तो देखो बेटे फ्रीक्वेंसी जो है हमको अर्थ पे दे रखी है एक पेंडुलम की 0.4 हर्ट्ज, और हमने पूछा है व्हाट इज द पीरियड ऑन द मून इफ द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ देयर इज 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। सो बेटा देखो टाइम पीरियड कितना हो गया अर्थ पे 1 बाय फ्रीक्वेंसी, तो टाइम पीरियड हो गया 1 बाय 0.4, 1 बाय 0.4 कितना हो जाएगा, दैट इज 2.5 सेकेंड्स। ठीक है बेटे 2.5 सेकेंड्स। सो नाउ टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन G बाय 6। ठीक है बेटे, तो ये हो जाता है टी डैश, दिस इंप्लाइज दैट टी डैश इज इक्वल टू √6 इंटू टी, √6 सो इसका मतलब क्या हुआ, टी डैश हो जाएगा बेटे कितना, √6 इंटू 2.5, √6 इंटू 2.5। अगर ये आप सॉल्व करते हो तो ये आ जाएगा बेटे आपके पास टाइम पीरियड 6.12 सेकेंड्स। सो द टाइम पीरियड नाउ विल बी 6.12 सेकेंड्स। ठीक है बेटे। नेक्स्ट प्रॉब्लम नंबर 9। calculate the percentage change in the periodic time of a simple pendulum if first part the length of the pendulum is increased by 4%. Second part, the mass of the bob is increased by 30%. The oscillation amplitude be decreased by 50%, and fourth part is the pendulum be taken to a place where the value of
where the value of G be 0.8% more। तो बेटे हमने क्या निकालना है, परसेंटेज चेंज इन द पीरियोडिक टाइम ऑफ ए सिंपल पेंडुलम if the length of the pendulum is increased by 4%, mass of the bob is increased by 30%, the oscillation amplitude is decreased by 50%, the pendulum be taken to a place where the value of G is 0.8% more। So देखो बेटा A part देखेंगे, T is directly proportional to square root of L, so delta T by T is equal to half times delta L by L, ये into 100 इधर कर देंगे, into 100 इधर कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, हाफ ऑफ क्या चीज बेटे 4, दैट इज 2%। कितना हो गया 2%। बी पार्ट देखिए, मास ऑफ द बॉब इज इंक्रीज बाय 30%, मास पे डिपेंडेंसी है ही नहीं, तो टाइम रिमेन्स अनचेंज्ड, सो टाइम अनचेंज्ड। ठीक है बेटे, टाइम पीरियड रिमेन्स अनचेंज्ड। सी पार्ट, एम्पलीट्यूड पे भी डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड, तो इसका मतलब एम्पलीट्यूड के कारण भी जो टी है इट इज रिमेनिंग अनचेंज्ड। और लास्ट पार्ट क्या है, द पेंडुलम इज टेकन टू अ प्लेस वेयर द वैल्यू ऑफ जी इज 0.8% मोर। तो अगर 0.8% मोर होगा तो टाइम पीरियड क्या होगा, डिक्रीज। अगर लेंथ बढ़ी थी तो टाइम पीरियड बढ़ा था, लेकिन अगर आपने जी को बढ़ाया तो टाइम पीरियड घटेगा बेटे। ठीक है, सो डेल्टा टी बाय टी इज इक्वल टू हाफ ऑफ डेल्टा जी बाय जी, सो दैट इज 0.4% डिक्रीज्ड, सो टाइम पीरियड विल गेट 0.4% डिक्रीज्ड। ठीक है बेटे। Now last problem, that is problem 10th. The time period of a body suspended by a spring is T. The spring is cut into two halves, two equal parts. What is time period? What is time period if the mass is suspended to one part? और दूसरा पार्ट है बेटे, सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन इज व्हाट इज टाइम पीरियड, व्हाट इज सस्पेंडेड टाइम पीरियड पता करना है, सस्पेंडेड बाय द टू पार्ट्स इन पैरेलल। तो देखो बेटे, हमने एक स्प्रिंग है उसको इक्वल हाफ्स में बांट दिया, तो इक्वल हाफ्स में बांट दिया तो देखो के जो होता है दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, तो नया जो स्प्रिंग आएगा एक स्प्रिंग, उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दुगना हो जाएगा, एक हाफ का स्प्रिंग कांस्टेंट दुगना हो जाएगा, क्योंकि के जो होता है स्प्रिंग कांस्टेंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है लेंथ के। तो आपके पास जो स्प्रिंग था अगर आपने उसको काट दिया तो उसका जो एक हाफ होगा उसका स्प्रिंग कांस्टेंट दुगना हो जाएगा। अब आपको पता है टाइम पीरियड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मास अपॉन के, यानी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ के, क्योंकि मास तो बदल ही नहीं रहे। और नया जो टाइम पीरियड आएगा टी डैश इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2k, सो टी डैश इज इक्वल टू टी बाय रूट 2। तो अब जो टाइम पीरियड आएगा वो टी बाय रूट 2 होगा। और अगर हमने दोनों पार्ट्स कैसे लगा दिए बेटे, पैरेलल में लगा दिए, सपोज दोनों के दोनों पार्ट्स पैरेलल में लगा दिए, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, मतलब आपने यही दोनों हाफ से ऐसे सस्पेंड कर दिया है, तो ये भी 2k है ये भी 2k है, तो इक्विवेलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट हो जाएगा 4k। तो जो नया टाइम पीरियड आएगा टी डबल डैश दैट विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 2 टाइम्स रूट ऑफ k, यानी कि जो नया टाइम पीरियड आएगा टी डैश दैट इज इक्वल टू हाफ, सो नया टाइम पीरियड विल बी t बाय 2। ठीक है बेटे, सो ये दो पार्ट्स, एक में टाइम पीरियड हो गया t बाय 2 और एक में हो गया t बाय अंडर रूट ऑफ 2।
असाइनमेंट्स, बेटे असाइनमेंट निकालिए, वी विल बी डिस्कसिंग असाइनमेंट्स टुडे। क्वेश्चन नंबर 1, इन SHM द एक्सेलरेशन ऑफ बॉडी। देखो बेटा SHM में एक्सेलरेशन के बारे में बात हो रही है। पहली चॉइस देखेंगे, मे बी यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, एक्सेलरेशन डज नॉट रिमेन यूनिफॉर्म। आपको पता है एक्सेलरेशन जो है वो मैक्सिमम हो जाती है एक्सट्रीम पोजीशन पर और मिनिमम यानी जीरो होती है एट द मीन पोजीशन। ठीक है बेटे, एक्सट्रीम पोजीशन पर एक्सेलरेशन मैक्सिमम होती है, तो एक्सेलरेशन इज चेंजिंग कंटिन्यूसली। ठीक है, बी पार्ट है बेटे मस्ट बी यूनिफॉर्म एंड कांस्टेंट, ये भी बात गलत है। सी पार्ट है इज वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, तो आंसर सी बनता है बेटे। कैसी है? इट इज वेरिएबल इन मैग्नीट्यूड एंड एज वेल एज इन डायरेक्शन, सो आंसर इज सी पार्ट, आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे सेकंड क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे बेटा। The differential equation representing the simple harmonic motion of the particle is m d2x by dt square plus kx is equal to 0। तो ये बेटे हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है जो कि सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट कर रही है पार्टिकल का। द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन इज, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, तो आप देखिए बेटा m टाइम्स d2x by dt square is equal to minus kx, so d2x by dt square is equal to minus k by m into x। so इसका मतलब क्या हुआ बेटे, d2 इसको कंपेयर कीजिए, d2x by dt square is equal to minus omega square into x। ये बेटे बेसिक कंडीशन है ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द सिंपल हार्मोनिक मोशन। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। अगर आप बेटा इसको यहाँ पे कंपेयर करो तो ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू के बाई एम, तो ओमेगा कितना हो गया, रूट ऑफ के बाई एम। सो ओमेगा जो है एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रूट ऑफ के बाई एम। सो आंसर क्या हुआ, आंसर इज बेटे डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे थर्ड क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे बेटे थर्ड क्वेश्चन। A particle executes SHM, its instantaneous acceleration is given by acceleration is equal to minus p into x, where p is a constant and x is the displacement from the mean position. The angular frequency of the particle is given by, आपने angular frequency निकालनी है बेटे, acceleration minus p x के बराबर है, तो acceleration is equal to minus omega square x, omega square बराबर p के बेटे, omega कितना हो गया, root of p, omega is equal to root of p। so आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज root of p, आंसर इज a पार्ट, आंसर हमारे पास है, आंसर इज a पार्ट। नेक्स्ट बेटे फोर्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट देखेंगे बेटे फोर्थ क्वेश्चन। The relation between velocity amplitude v, the displacement amplitude a and the angular frequency omega of SHM is। तो देखो बेटा आपको ये बात पता है कि जो वेलोसिटी होती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा इनटू स्क्वायर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यदि आपसे मैक्सिमम वेलोसिटी पूछी जाए, मैक्सिमम वेलोसिटी आती है मीन पोजीशन पे, y 0 होता है वहां पे, तो v मैक्सिमम इज इक्वल टू ओमेगा इनटू a। ठीक है बेटे, इज इक्वल टू एंगुलर फ्रीक्वेंसी इनटू एम्पलीट्यूड। सो आंसर क्या बनता है इसमें, आंसर हमारे पास है, आंसर इज बी पार्ट, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे फिफ्थ क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बेटे फिफ्थ क्वेश्चन। The relation between the acceleration amplitude and the displacement amplitude and the angular frequency omega of SHM is। तो देखो बेटे हमने रिलेशन निकालना है किसके बीच में, एक्सेलरेशन एम्पलीट्यूड, डिस्प्लेसमेंट एम्पलीट्यूड एंड द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा ऑफ द एसएचएम इज। सो देखो बेटे एक्सेलरेशन जो होती है ना दैट इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इनटू वाई। आपको पता है मैक्सिमम एक्सेलरेशन कब होती है, एट द एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन पर मैक्सिमम
एक्सेलरेशन होती है, तो एक्सेलरेशन मैक्सिमम कितनी हो जाएगी बेटे, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एम्पलीट्यूड। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज D for Delhi, acceleration is equal to omega square into A. So answer is D for Delhi. Next bete, question number 6th. Question number 6 देखेंगे. A particle executes SHM with a time period of 2 seconds and amplitude 5 centimeter. Maximum magnitude of its velocity is. So देखो बेटा, आपको दे रखा है टाइम पीरियड, दे रखा है कितना 2 सेकेंड्स, और बेटे एम्पलीट्यूड कितना है 5/100 मीटर, ये एम्पलीट्यूड दे रखा है। मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी, वेलोसिटी मैक्सिमम जो होती है दैट इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए। ठीक है बेटे, वेलोसिटी मैक्सिमम इज ओमेगा इंटू ए, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 बाई टाइम पीरियड इंटू एम्पलीट्यूड। सो बेटे देखो वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाएगी 2 π/2। ठीक है बेटे, टाइम पीरियड 2 है, इनटू बेटे क्या चीज, अब देखो हमें आंसर सेंटीमीटर पर सेकंड में ही दिया हुआ है, तो इसको 5 सेंटीमीटर ले लेंगे बेटा, तो 5 हो गया। सो दिस विल बी इक्वल टू 5 π सेंटीमीटर पर सेकंड, 5 π सेंटीमीटर पर सेकंड। तो आंसर क्या बना, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। Time period of SHM is given by T is equal to 2 pi square root of displacement upon बेटे acceleration. When displacement increases the acceleration, तो बेटा देखो जब डिस्प्लेसमेंट इंक्रीज करती है तो एक्सेलरेशन के बारे में बात कर रहा है। ठीक है बेटे, देखो ऐसा है, एक्सेलरेशन जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नेगेटिव ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि अगर आप डिस्प्लेसमेंट बढ़ाएंगे तो एक्सेलरेशन भी इंक्रीज होगी। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर बिकम्स ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। ठीक है बेटे, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे बेटा। A particle starts its SHM from the mean position at t equal to 0. Time period is capital T. It will be at the extreme position after a time t equal to. So देखो बेटे, एक पार्टिकल है वो मीन पोजीशन पे शुरू होता है एट टाइम t इक्वल टू 0, यानी कि t इक्वल टू 0 पर जो डिस्प्लेसमेंट है पार्टिकल की वो कितनी है बेटे, 0। तो इसका मतलब है इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो ये बनेगी बेटे, y इज इक्वल टू a साइन ऑफ ओमेगा t। अब वो हमसे ये पूछ रहा है कि ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पे किस टाइम बाद पहुंच जाएगा। अगर इसका टाइम पीरियड जो है वो कैपिटल टी है, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन कैपिटल टी है, और कितने टाइम के बाद ये पार्टिकल अपनी एक्सट्रीम पोजीशन पर पहुंच जाएगा। ठीक है बेटे, तो अब देखो इसको क्या करेंगे हम, नाउ y a के बराबर पुट कर देंगे a टाइम्स साइन ऑफ ओमेगा टी, तो साइन ऑफ ओमेगा टी कितना आ गया बेटे 1, तो इसका मतलब है ओमेगा टी बराबर आ गया किसके, π/2 के। ठीक है बेटे, क्योंकि आपको पता है साइन 91 होता है, तो अब ओमेगा टी 2π/t इंटू टी is equal to π/2, this implies that t is equal to t/4, इसका मतलब है t is equal to t/4, यानी कि t/4 टाइम बाद it will be at the extreme position, so answer becomes a part, answer is a part. Next बेटे, 9th question, क्वेश्चन नंबर 9th देखेंगे। The equation of a simple harmonic oscillator is y is equal to 4 times sine of pi t by क्या चीज बेटे 18, where y is in meter and t is in second,
simple harmonic oscillator will move from y equal to 2 meter to y equal to 4 meter in. सो देखो बेटे हमारे को एक सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर की इक्वेशन दी हुई है y इज इक्वल टू 4 साइन पाई टी बाई 18 और हमसे पूछा गया है कि कितने टाइम में ये कहां से 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक मूव करेगा बेटे, 2 मीटर से लेके 4 मीटर तक मूव करेगा, ये हमने बेटे बताना है। तो आप देखो एम्पलीट्यूड आपको दे रखा है इसमें 4 मीटर बेटे, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 4 मीटर। इसका टाइम पीरियड निकाल लेंगे। टाइम पीरियड कैसे निकालोगे बेटे, इसको कंपेयर करोगे किससे, ओमेगा से। तो ओमेगा आप निकाल सकते हो ना बेटे, ओमेगा 4 साइन ओमेगा टी, ओमेगा किसके बराबर हो गया बेटे, पाई बाई 18 के बराबर। और ओमेगा कितना होता है बेटे, 2 पाई बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू पाई बाई 18। तो इसका मतलब क्या हुआ बेटे, टी आ गया आपके पास 36 सेकेंड्स, यानी कि टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपने निकाल लिया 36 सेकेंड्स। अब आपको ये अगर आप देखें तो ये हाफ एम्पलीट्यूड है, यानी a बाई 2 टू y इक्वल टू a, ये इसके लिए कितना टाइम लगेगा, ठीक है बेटे, a बाई 2 टू a। अब आपको पता है 0 से लेके a तक टाइम लगता है t बाई 4 और 0 से a बाई 2 तक लगता है टाइम t बाई 12। तो a बाई 2 से a तक का टाइम जो है वो t बाई 6 है बेटे। सो इसका मतलब कितना हो जाएगा, 36 बाई 6 दैट इज 6 सेकेंड्स। तो आंसर कितना है, 6 सेकेंड्स। तो 6 सेकेंड बाद वो y इक्वल टू 2 मीटर से y इक्वल टू 4 मीटर तक पहुंच जाएगा। आंसर क्या बनता है, आंसर इज ए पार्ट, आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंथ क्वेश्चन देखेंगे। In the above question, the simple harmonic oscillator will move from y equal to +2 to y equal to -2 in. So देखो बेटे, अब इसी प्रॉब्लम में हम लोगों ने देखो टाइम तो निकाला था 36 सेकेंड्स। अब वो पूछ रहा है y इक्वल टू +2 टू y इक्वल टू -2 सेकेंड्स, कितना टाइम ये लेगा, ठीक है बेटे, कितना टाइम बाद इट विल रीच फ्रॉम, इट विल मूव फ्रॉम y इक्वल टू +2 टू y इक्वल टू -2, ठीक है बेटे। तो अब देखो ऐसा बेटे, 0 से a बाई 2 तक का जो टाइम है, ये y इक्वल टू 0 से y इक्वल टू 4 तक पहुंचा, y इक्वल टू 4 तक कितने टाइम में पहुंचा, t बाई 4 टाइम में, ठीक है बेटे। अच्छा, फिर यहां से यहां इट हैज टेकन ए टाइम कितना, यहां से यहां इट हैज टेकन ए टाइम t बाई a से a बाई 2 t बाई 6, ठीक है बेटे। और 0 से a बाई 2 तक इसका टाइम जो है वो है t बाई 12। अच्छा, फर्दर फिर यहां ये +2 होगी पोजीशन, यहां से t बाई 12 मीन पोजीशन, और फिर यहां से दूसरे एक्सट्रीम पे अगेन t बाई 12। तो अगेन कितना हो गया, t बाई 12 प्लस t बाई 12 कितना हो गया बेटे, t बाई 6। तो t बाई 6 अगेन ये टाइम पीरियड कितना, 36 बाई 6, 6 सेकेंड्स लगेंगे दोबारा से बेटे। अगेन द टाइम टेकन विल बी 6 सेकेंड्स ओनली। सो आंसर इज ए पार्ट, इन आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे, 11th क्वेश्चन भी इसी क्वेश्चन के साथ लिंक्ड है, 9th वाले के साथ ही बेटे। इलेवेंथ क्वेश्चन देखेंगे। इन द अबव क्वेश्चन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, इन द अबव क्वेश्चन द मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज, मैक्सिमम वेलोसिटी बेटे कितनी होती है, ओमेगा इनटू एम्पलीट्यूड। और ओमेगा हमारे पास यहाँ पे कितना है बेटे, मीटर पर सेकंड में निकालना है, ठीक है बेटे। तो ओमेगा कितना है, पाई बाई 18 इंटू बेटे क्या चीज, पाई बाई 18 इंटू एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड कितना बेटे 4, एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन इज 4। सो ये हो जाएगा 2 पाई बाई 9 दीज मैनी मीटर पर सेकेंड। सो आंसर क्या बनता है, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट बेटे, 12th क्वेश्चन, ट्वेल्थ क्वेश्चन देखेंगे। A body is swinging in a swing. If another boy
वर जेंटली सिट्स अलोंग विद हिम, a boy is swinging in a swing, if another boy very gently sits along with him, then the time period will. So देखो बेटा, एक बच्चा झूला झूल रहा है और बड़ी जेंटली आके एक और बच्चा उसके साथ बैठ जाता है। ये एक बच्चा झूला झूल रहा था बेटे, इसके साथ ही बैठ जाता है एक और बच्चा बड़ी जेंटली, तो क्या कोई फर्क पड़ेगा टाइम पीरियड पे? बेटा देखो, टाइम पीरियड जो है इस केस में t इज इक्वल टू पाई रूट ऑफ l बाय जी, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी मास, इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ दी मास। तो मास के साथ कोई डिपेंडेंसी है ही नहीं टाइम पीरियड का, तो इसका मतलब क्या बनेगा आंसर? आंसर बनेगा सी पार्ट, आंसर बनेगा सी पार्ट, रिमेन दी सेम, द टाइम पीरियड विल रिमेन दी सेम। तो 12th का आंसर है सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 13th क्वेश्चन, if the length of simple pendulum is halved, the time period is. So लेंथ हमने सिंपल पेंडुलम की हाफ कर दी है, तो टाइम पीरियड पे क्या असर पड़ेगा आगे बेटे देख लेते हैं। देखो t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय जी, और t डैश नया टाइम पीरियड जो है t 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय 2 जी। सो इसका मतलब है t डैश इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 इंटू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय जी। ये t है बेटे, तो t डैश हो गया t बाय रूट 2, यानी कि जो नया टाइम पीरियड है वो क्या हो जाएगा? इट डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ रूट 2, इट डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ रूट 2, तो नया टाइम पीरियड डिक्रीजेज बाय ए फैक्टर ऑफ रूट 2। सो आंसर देखिए, आंसर है हमारे पास बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। नेक्स्ट बेटे 14th क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए बेटा 14th क्वेश्चन, a man measures the time period of a simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be t seconds. If the lift accelerates upwards with an acceleration of g by 2, then the period of the pendulum shall be. So देखो बेटा ऐसा है, एक स्टेशनरी लिफ्ट में हमने देखा एक पेंडुलम का टाइम पीरियड t था। अब हमारी लिफ्ट कैसे जा रही है बेटे? इट इज मूविंग अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू g बाई 2, ठीक है बेटे। अब जब लिफ्ट जो है जिसमें कि पेंडुलम है वो जा रही है अपवर्ड विद एन एक्सेलरेशन g बाई 2, देन वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द न्यू टाइम पीरियड, नया टाइम पीरियड कैसे रिलेटेड है पुराने टाइम पीरियड के साथ। सो अब देखो बेटा कैसे, t इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाई जी, ये स्टेशनरी लिफ्ट का कंडीशन है। अब अगर ये लिफ्ट ऊपर जा रही है तो नया टाइम पीरियड हो जाएगा 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय जी प्लस ए, तो g प्लस जी बाई 2, तो 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ बेटा ये कितना हो गया 2l बाय 3g, 2l बाय 3g। इसका मतलब क्या हो गया, नया जो टाइम पीरियड है दैट इज रूट ऑफ 2 बाय 3 टाइम्स दी ओरिजिनल टाइम पीरियड। तो आंसर क्या बनता है बेटे? आंसर इज D for Delhi, answer is D for Delhi, this will be the new time period, ठीक है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन 15th क्वेश्चन, a man measures the period of a simple pendulum inside a stationary lift and finds it to be t seconds. If the lift accelerates downward with an acceleration g by 4, then the period of oscillation will be. So देखो बेटे, एक मैन स्टेशनरी लिफ्ट में टाइम पीरियड निकालता है सिंपल पेंडुलम का, तो ही फाउंड इट टू बी t सेकेंड्स, और अब लिफ्ट क्या कर रही है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो और उसकी एक्सेलरेशन कितनी है g by 4, तो अब हमने पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है, ठीक है बेटे। तो देखो लिफ्ट हमारी डाउनवर्ड जा रही है विद एन एक्सेलरेशन इक्वल टू g बाय 4, और स्टेशनरी लिफ्ट में टाइम पीरियड t है, t विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय g। नाउ बेटे नया टाइम पीरियड t डैश विल बी 2 पाई, जब लिफ्ट एक्सेलरेट करने लग पड़ी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, दैट विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ l बाय। अब क्या होगा, इफेक्टिव एक्सेलरेशन चेंज हो जाएगी बेटे, इफेक्टिव एक्सेलरेशन कितनी हो जाएगी g माइनस g बाय 4।
सो ये हो जाएगी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L बाई 3g अपॉन 4। तो ये होगी बेटे 2 बाय रूट 3 टाइम्स दी अर्लियर टाइम पीरियड। तो आंसर क्या बनता है? आंसर इज सी पार्ट। आंसर बिकम्स सी पार्ट, t इंटू 2 बाय रूट 3 सेकेंड्स। दिस इज द न्यू टाइम पीरियड। सो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 7, ये हमने करा 16th क्वेश्चन, ठीक है बेटे, ये 16th क्वेश्चन हमने किया। तो 16th क्वेश्चन में जो टाइम पीरियड हो गया 2 बाय रूट 3 टाइम्स t हो गया। सो आंसर इज सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 17th क्वेश्चन देखेंगे अब। ए स्मॉल नेक्स्ट देखेंगे बेटे, ये 15th क्वेश्चन किया बेटे अभी, सॉरी 16th क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। 16th क्वेश्चन अब करने जा रहे हैं। The value of acceleration due to gravity on the surface of the moon is 1/6 that of the earth. Then the length of second's pendulum at the moon will be. So देखो बेटे acceleration due to gravity मून के सरफेस पे 1/6 अर्थ के, तो द लेंथ ऑफ द सेकंड पेंडुलम विल बी। देखो बेटा ऐसा है, t इज इक्वल टू 2 पाई रूट ऑफ L बाई जी। अच्छा, अब हम मून पे सेकंड पेंडुलम की लेंथ निकालना चाहते हैं। सेकंड पेंडुलम का टाइम पीरियड होता है 2। सो 2 इज इक्वल टू 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ L अपॉन जी बाय 6 बेटे। ये 6 का फैक्टर यहाँ पे आ गया। तो अब L आप निकाल लेंगे। L क्या हो जाएगा? L इस केस में अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा बेटे 16.56 सेंटीमीटर। 16.56 सेंटीमीटर। तो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। आंसर इज बी फॉर बॉम्बे। 16th क्वेश्चन। नेक्स्ट बेटे 17th क्वेश्चन देखेंगे अब। A small metallic ball is tied to a light string and suspended inside a lift. The ball is set to oscillations. The time period of oscillation is maximum when the lift is moving downward with an acceleration, moving upward with an acceleration, moving upward with uniform speed, moving downward with uniform speed. तो देखो बेटा एक मेटालिक बॉल है और उसको हमने एक धागे के साथ बांध रखा है और उसको सस्पेंड कर रखा है लिफ्ट के अंदर, और जो बॉल है इट इज सेट इनटू ऑसिलेशंस। तो बॉल को ऑसिलेशंस में सेटअप कर दिया है। और द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, देखो आपको पता है बेटे अगर हमारी लिफ्ट मूव करे डाउनवर्ड तो टाइम पीरियड देखो कैसा है, टाइम पीरियड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्सेलरेशन। जब लिफ्ट बेटा डाउनवर्ड जा रही है, ठीक है बेटे, डाउनवर्ड मूव कर रही है, तो एक्सेलरेशन तो हो जाएगी कम, क्योंकि इफेक्टिव एक्सेलरेशन हो जाएगी कम, क्योंकि अगर g माइनस ए हो जाएगी इफेक्टिव एक्सेलरेशन, ठीक है जी, और इसकी इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है। तो इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी यानी कि g एक्सेलरेशन घटी तो टाइम पीरियड बढ़ा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर लिफ्ट नीचे जा रही है विद एन एक्सेलरेशन, देन द टाइम पीरियड विल बिकम मैक्सिमम, देन द टाइम पीरियड विल बिकम मैक्सिमम। सो आंसर क्या हो गया? आंसर इज ए पार्ट। आंसर इज ए पार्ट। नेक्स्ट बेटे 18th क्वेश्चन देखेंगे। If an oscillating pendulum is allowed to fall freely along with the support, then the pendulum will. So देखो बेटे अगर एक पेंडुलम फ्री फॉल में आ जाए, फ्री फॉल मतलब आपने पेंडुलम ही विद सपोर्ट गिरा दिया, then what is going to happen? The effective acceleration will be zero. Effective acceleration क्या हो जाएगी? जीरो हो जाएगी, ठीक है बेटे, और इट विल बी ए स्टेट ऑफ वेटलेसनेस, ठीक है, और इस पर्टिकुलर सिचुएशन में रिस्टोरिंग फोर्स नहीं मिल पाएगी और उसकी ऑसिलेशन बंद हो जाएंगी। सो आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, दैट इज स्टॉप ऑसिलेटिंग। 18th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन देखेंगे बेटा अब। The equation of simple harmonic oscillator is y is equal to 6 sine pi t by 9 plus बेटे pi by 3, pi t by 9 plus pi by 3, y is equal to 6 sine pi t by 9 plus pi by 3. The displacement of the particle
at t equal to 0 is, the displacement of the particle at t equal to 0 is. तो हमने डिस्प्लेसमेंट निकालनी है t equal to 0. सो देखो बेटे इसमें इक्वेशन में t equal to 0 पुट कर दो तो y आ जाएगा 6 sin पाई बाई 3. ये हो जाएगा बेटे 6 इंटू ये हो गया sin 60. sin 60 कितना होता है बेटे √3/2, तो 3√3 मीटर आ गया बेटे 3√3 मीटर. आंसर क्या बना? आंसर इज डी फॉर दिल्ली. आंसर इज डी फॉर दिल्ली. नेक्स्ट बेटे इसी से लिंक्ड क्वेश्चन है अगला 20th क्वेश्चन, यहीं पे करूंगा बेटे 20th क्वेश्चन. क्या कह रहा है? इन दी अबव क्वेश्चन द इपॉक इज. इपॉक क्या होता है बेटे? स्टार्टिंग फेज. इपॉक क्या होता है? स्टार्टिंग फेज. ठीक है बेटे, जैसे कि अगर मैं इन जनरल एक इक्वेशन लिखूं y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t प्लस फाई, इसमें इपॉक कितना है या स्टार्टिंग फेज कितना है? फाई है बेटे. दिस इज कॉल्ड इपॉक, स्टार्टिंग फेज. तो अब हमारी गिवन इक्वेशन में वो हमसे पूछ रहा है व्हाट इज द इपॉक. तो देखो बेटे ये इक्वेशन को इससे कंपेयर कर लो तो ओमेगा तो हो गया पाई बाई 9, एम्पलीट्यूड हो गया 6 और फाई हो गया पाई बाई 3. पाई बाई 3 होता है 60 डिग्री. तो स्टार्टिंग फेज या इपॉक कितना हो गया बेटे? 60 डिग्री. स्टार्टिंग फेज या इपॉक कितना हो गया? 60 डिग्री. आंसर इज ए पार्ट. आंसर बिकम्स ए पार्ट. नेक्स्ट बेटे 21st क्वेश्चन. 21st भी इसी से लिंक्ड है तो इसको भी यही सॉल्व करूंगा. 21st में पूछ रहा है इन दी अबव क्वेश्चन द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट टाइम t इक्वल टू 0 इज. सो देखो बेटे टाइम t इक्वल टू 0 पर वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल. तो वेलोसिटी आपको पता है मीन पोजीशन पे मैक्सिमम होती है. सो v इज इक्वल टू ओमेगा इंटू a. ओमेगा बेटा कितना है? पाई बाई 9 इंटू a कितना है? 6. तो ये कितना हो गया बेटे? दिस विल बी इक्वल टू 2 पाई बाई बेटे सॉरी 3 पाई बाई 3 to the 6 yes 2 पाई बाई 3 2 पाई बाई 3. और लेकिन बेटे अब आंसर चॉइसेस देखिए तो वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज मैक्सिमम 0 पाई बाई 3 नन ऑफ दीज. तो यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल टू 0 इज 2 पाई बाई 3 आती है बेटे. कैसे? पाई बाई 9 ओमेगा हो गया इंटू एम्पलीट्यूड 6 हो गया. तो ये 3 टू तो 2 पाई बाई 3 आती है वेलोसिटी. तो वेलोसिटी यहाँ पे क्या है? ये मैक्सिमम वैल्यू है वेलोसिटी की. सो आंसर क्या बनता है बेटे? ए पार्ट. आंसर इज ए पार्ट दैट द वेलोसिटी इज मैक्सिमम. ठीक है बेटे. नेक्स्ट देखेंगे 22nd क्वेश्चन. The equation of a particle executing SHM is given by y is equal to 8 sin 4 by 3 pi t plus क्या चीज बेटे? पाई बाई 2. तो the equation of a particle executing SHM is given by y is equal to 8 sin 4 by 3 pi t प्लस पाई बाई 2. देन द टाइम पीरियड इज. अब हमने इसका टाइम पीरियड निकालना है. तो टाइम पीरियड निकालने के लिए देखिए बेटा ओमेगा किसके बराबर हो गया? 4 बाई 3 पाई के बराबर. और 2 पाई बाई टाइम पीरियड इज इक्वल टू 4 पाई बाई 3. तो इसका मतलब ये यहाँ से t कितना हो जाएगा? 3 बाई 2. तो जो टाइम पीरियड हो गया बेटे वो हो गया 3 बाई 2 सेकेंड्स यानी 1.5 सेकेंड्स. सो आंसर क्या हो गया? बी फॉर बॉम्बे. आंसर इज बी फॉर बॉम्बे. नेक्स्ट बेटे 23rd क्वेश्चन. नेक्स्ट टेकिंग बेटे 23rd क्वेश्चन. Two SHMs are given by x1 is equal to a sin omega t और बेटे x2 is equal to b cos omega t. दो SHMs हमें दिए हुए हैं. x1 is equal to a sin omega t, x2 is equal to b cos omega t. और बेटे what is the phase difference between them? तो हमने देखना है phase difference कितना है दोनों के बीच में. अब देखो बेटे x1 तो ये है, x2 को ऐसे लिखा जा सकता है b साइन ऑफ cos ओमेगा t की जगह लिख सकते हैं साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 90. तो बेटे ये हो गया सेकेंड फेज और ये हो गया पहला फेज. तो इसका मतलब फेज डिफरेंस कितना हो गया बेटे? फेज डिफरेंस हो जाएगा
फेज डिफरेंस हो जाएगा बेटे दिस माइनस दिस, ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 माइनस ओमेगा टी, कितना हो गया 90, फेज डिफरेंस हो गया 90 का। तो आंसर इज पाई बाई 2, आंसर बिकम्स सी पार्ट, आंसर बिकम्स सी पार्ट। नेक्स्ट बेटे 24th क्वेश्चन, the displacement of two particles executing SHM are represented by y1 is equal to 4 times sin 10t plus 5 and y2 किसके बराबर है बेटे 5 cos 10t। the phase difference between the velocities of these particles is, ठीक है बेटे। तो ये दो पार्टिकल्स हैं हमारे पास और इसकी डिस्प्लेसमेंट हमें दी हुई है और इसकी डिस्प्लेसमेंट हमें दी गई है और हमने पता करना है बेटे इनके बीच, इनकी जो वेलोसिटीज हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है वो कितना होगा। वेलोसिटी देखिए निकालने के लिए बेटा v1 निकालो पहले, dy1 बाय dt, dy1 बाय dt दैट इज इक्वल टू 4 टाइम्स, ये हो जाएगा 4 टाइम्स cos ऑफ 10t प्लस 5 इंटू 10, तो ये हो जाएगा 40, तो 40 cos 10t प्लस 5, ठीक है बेटे। ये होगी वेलोसिटी पहले पार्टिकल की। नाउ v2 कितना हो जाएगा बेटे dy2 बाई dt दैट इज इक्वल टू व्हाट माइनस 50 साइन 10t, माइनस 50 साइन 10t। इसको कैसे लिख सकते हो बेटे, इसको लिख सकते हो 50 टाइम्स, नाउ बेटे देखो cos ऑफ, अगर मैं इसको साइन की टर्म्स में लिखना चाहूं तो ये देखो बेटे ये है माइनस 50 साइन टी, तो माइनस साइन को मैं एडजस्ट करना चाहता हूं, सो दिस कैन बी रिटन एज 50 इंटू साइन ऑफ माइनस 10t, बिकॉज साइन ऑफ माइनस थीटा इज माइनस साइन थीटा, तो माइनस साइन थीटा की जगह मैंने क्या लिख दिया साइन ऑफ माइनस थीटा, ठीक है बेटे। अच्छा अब आपको ये पता है ये वेलोसिटी का आ रहा है कॉस में, तो इसको कॉस में ट्रांसफॉर्म कर लेंगे, ये कितना हो जाएगा बेटे 50 टाइम्स कॉस ऑफ ओमेगा कॉस ऑफ 10t माइनस 90, कॉस ऑफ 10t माइनस 90, क्योंकि कॉस ऑफ 90 माइनस थीटा इज कॉस ऑफ 90 प्लस थीटा करना पड़ेगा बेटे, cos of 90 plus theta is minus sin theta, cos of 90 plus theta is minus sin theta, ठीक है बेटे। तो इसकी जगह पे आप माइनस 10t भी बन जाए, साइन ऑफ माइनस 10t बन जाएगा। तो अभी ये देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है बेटे, ये आपकी सेकंड इक्वेशन आ गई। अब इन दोनों के बीच में हम लोग फेज डिफरेंस देखना चाहते हैं, तो फेज डिफरेंस बिटवीन दिस एंड दिस विल बी 10t plus 5 माइनस 10t plus 90, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 90, 5 माइनस 90। सो इसका मतलब क्या हो गया 5 माइनस 5 बाई 2 इज द फेज डिफरेंस। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज डी फॉर दिल्ली, आंसर इज डी फॉर दिल्ली। अच्छा क्वेश्चन था बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, ट्वेंटी-फिफ्थ क्वेश्चन। A body of mass 400 gram executes SHM of frequency 6 Hz. The amplitude of SHM is 1.5 centimeter. The maximum restoring force is. So देखो बेटे बॉडी का मास कितना है 400 ग्राम्स, मास ऑफ द बॉडी इज 400 ग्राम्स और ये एग्जीक्यूट कर रहा है SHM ऑफ फ्रीक्वेंसी, SHM ऑफ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कितनी है बेटे 6 हर्ट्ज, 6 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी की SHM एग्जीक्यूट कर रहा है। एम्पलीट्यूड ऑफ SHM इज, एम्पलीट्यूड कितना है बेटे SHM का 1.5 सेंटीमीटर। द मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स इज, द मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स हमने निकालनी है कि रिस्टोरिंग फोर्स मैक्सिमम कितनी होगी बेटे, ठीक है। तो अब देखो मास जो है वो 400 ग्राम है और फ्रीक्वेंसी दे रखी है और एम्पलीट्यूड ऑफ SHM आपको दे रखा है, मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स न्यूटन में निकालनी है हमने। देखो बेटे मैक्सिमम रिस्टोरिंग फोर्स होती है m ओमेगा स्क्वायर इनटू एम्पलीट्यूड। मास कितना हो गया बेटे 400 बाई 1000, इतने किलोग्राम हो गया मास। अच्छा बेटे इनटू
ओमेगा स्केयर, ओमेगा कितना हो जाता है बेटे 2 पाई एफ, 2 पाई इंटू 6 का होल स्केयर, 2 पाई इंटू 6 का होल स्केयर इंटू बेटे एम्पलीट्यूड कितना हो गया 1.5 बाय 100, ठीक है बेटे एम्पलीट्यूड हो गया 1.5 बाय 100, तो ये हो जाएगा बेटे, ये कैंसिल हो गया 4 बाई 10 इंटू 12 का स्केयर इंटू पाई स्केयर इंटू 1.5 बाय 100, ठीक है बेटे पाई स्केयर 10 के बराबर होता है, ये कैंसिल कर लेंगे अप्रोक्सीमेटली, तो ये हो जाएगा 144 इंटू 4, ठीक है बेटे इंटू 1.5 बाई 100, 144 इंटू 4 इंटू 1.5 बाई 100। सो आप देखिए बेटे अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट दिस एज 8.5 न्यूटन, आंसर विल बी 8.5 न्यूटन। सो आंसर क्या बनता है बेटे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे, आंसर इज बी फॉर बॉम्बे।